एक लंबे समय पहले एक गांव में बलराम और छाया नामक पति पत्नी एक छोटे घर में रहते थे। बलराम उसी गांव में गोली सोडा बेच के उससे आए हुए पैसों से अपना परिवार चलाता था। हर रोज की तरह एक दिन बलराम सोडा बेचने निकलता है। सोडा सोडा रंग बिरंगी सोडा, एक गिलास सिर्फ 5 रुपए, आइए भाई आइए। ऐसे सोडा को बेचता है जब उसका बचपन का दोस्त सोडा पीने इसके दुकान आता है। बलराम, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। अरे हाँ वरुण, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रहे हो तुम अब? मैंने अपने बल पर एक साड़ियों का दुकान शुरू किया है। और तुम क्या तब से ये गोली सोडा ही बेच रहे हो? हाँ वरुण, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत तुम्हें अभी नहीं नजर आएगा बलराम। फिलहाल तो ये सोडा बेचना ठीक ही है, लेकिन आने वाला कल का क्या? अब सब कुछ बदल गया है बलराम। कुछ ही दिनों में लोग सोडा खरीदना बंद कर देंगे। तब तक तुम्हें कुछ और व्यापार शुरू कर लेना चाहिए, कुछ ऐसा जो गांव में पहले से नहीं है। नया व्यापार तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए निवेश के पैसे कहाँ से मिलेंगे? अरे उसमें क्या, अपने कोई जान पहचान आदमी से थोड़े पैसे उधार लो, लाभ आने के बाद उन्हें उनके पैसे लौटा दो, हो गया। हाँ ये भी ठीक लग रहा है वरुण। ठीक है बलराम, मैं चलता हूँ। ऐसे कह के वरुण वहाँ से चला जाता है। बलराम वो पूरा दिन अपने दोस्त के कहे बातों के बारे में सोचते रहता है। मेरे दोस्त ने जो कहा वो ठीक ही कहा। अगर मैं भी उसकी तरह नया दुकान पहले ही शुरू कर देता तो आज का दिन ही अलग होता। ऐसे सोचते हुए अपने आप को अपने पत्नी के साथ एक बड़े बंगले में रहते हुए कल्पित करता है। मुझे मेरे सपने को सच बनाना होगा। मुझे तुरंत ये बात मेरी पत्नी को कहना चाहिए और फिर जल्दी से दुकान भी शुरू कर देना चाहिए। छाया, छाया जी, आ रही हूँ। छाया, तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ जी, बोलिए ना। मेरे जान पहचान के कुछ लोगों से कुछ पैसे उधार लूंगा और अपने ही गांव में एक दुकान स्थापित करने की सोच रहा हूँ। बहुत सालों से करते हुए व्यापार को छोड़ के अचानक नया व्यापार क्यों जी? और अगर उसमें नुकसान हुआ तो हम लोगों को ही तो सहना होगा। तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? अगर लाभ आया तो ये सोचो हम कितने अच्छे स्थान में रहेंगे। ऐसे कह के अपने एक दोस्त से निवेश के लिए कुछ पैसे ले आता है। पैसे तो ले आया हूँ, अब मुझे कौन सा व्यापार करना है? कौन सा दुकान गांव में पहले से ही नहीं है? ऐसे सोचता है। हाँ, मिठाई का दुकान नहीं है गांव में। मेरे पास के पैसों के साथ मुझे एक मिठाई का दुकान शुरू करना चाहिए। ये फैसला करके लाए हुए सारे पैसों से एक मिठाई का दुकान शुरू करता है। उस गांव में पहली बार एक मिठाई का दुकान शुरू करने पर सारे लोग वहां आके मिठाई खरीदते हैं। उससे बलराम का व्यापार अच्छा चलने लगता है। एक दिन बलराम की दुकान में एक पहचान का आदमी आता है। अरे बलराम, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मुझे 2 केजी लड्डू चाहिए, लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। कल दे दूंगा। अरे इसमें क्या है, जरूर, मैं तुम्हें बहुत दिनों से जानता हूँ ना। कल दे दो पैसे मुझे। ये लो, मिठाई लेके जाओ। ऐसे ही 1-2 को नहीं बल्कि उसके पहचान के बहुत लोगों को ऐसे ही मिठाई तुरंत देके पैसे कल देने कहता था। लेकिन कुछ ही दिनों में जिन लोगों को उधार देता है वो पैसे नहीं देते हैं। उनके घर जाके पूछने पर भी वो मना कर देते हैं। इससे बलराम के व्यापार में नुकसान आता है और दुकान को बंद करना पड़ता है। दुकान के बंद होने पर बलराम बहुत दुखी होता है। कुछ काम नहीं करता है और घर पे ही रहता है। लेकिन कुछ दिन बाद जिन लोगों से उसने व्यापार शुरू करने के लिए पैसे लिए वो उसके घर जाके पैसे मांगते हैं। इससे उसे पता नहीं चलता है कि वो क्या करे।
क्यों दुखी है जी? आपके दुखी होने से कुछ नहीं बदलेगा। जो हो गया सो हो गया। ऐसे सोचिए कि भले के लिए ही हुआ है। बाकी लोगों की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए और हमेशा की तरह अपना व्यापार कीजिए। ऐसे ही हम निवेश के पैसे उनको लौटा पाएंगे। मुझे अपने दोस्त की बातें बिना सोचे समझे नहीं मानना था, इसीलिए इतना नुकसान हुआ जो मुझे अब सहना पड़ रहा है। कम से कम अब से तुमने जैसे कहा वैसे ही करूंगा। ध्यान से अपना व्यापार करूंगा। ऐसे अपने किए हुए गलती का एहसास होता है बलराम को और वो हमेशा की तरह गोली सोडा का व्यापार करने लगता है। ऐसे सोडा बेच के पैसे जमा करके उधार के पैसे चुका देता है। तब से बलराम किसी और के बातों को नहीं सुनता था। दिन में सपने नहीं देख के अपना काम ढंग से करने लगा और खुशी से वो और उसकी पत्नी जीने लगे। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? किसी और के जीवन को अपने से तुलना अच्छी नहीं है। उससे सिर्फ दुख ही मिलता है। जितना है उतने में खुश रहना सीखो। एक लंबे समय पहले एक छोटी सी गांव में मोहन, कमला नामक एक पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम नवनीत था। मोहन कृषि करके आए हुए पैसों से घर चलाता था। कुछ साल बाद मोहन का तबीयत खराब होने पर वो कोई भी काम नहीं कर पाता था और ऐसे उसके लिए अपने परिवार का खर्चा संभालना बहुत मुश्किल होता था और इस बात का मोहन को बहुत चिंता होती है। एक दिन नवनीत अपने पिता को चिंतित देखता है। पापा हमेशा चिंतित रहते हैं। आज मुझे उनके पास जाके पूछना ही होगा कि उन्हें कौन सा बात इतना चिंता दे रही है। पापा, आप किस बारे में सोचकर इतना दुखी हो रहे हैं? नवनीत, इतने दिन मैं मेहनत करके पैसे कमाता था, इसीलिए हम कोई भी चिंता के बिना आराम से जीते थे। पर अब मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है बेटा, और इसके कारण मुझे चिंता है कि अब आगे घर कैसे चलाएंगे। पापा, आपकी तबीयत तो वैसे ही खराब है। आप ये सब मत सोचिए, आप बस आराम कीजिए। मेरे पिताजी उनके तबीयत बिगड़ने पर भी घर के बारे में ही सोच रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा और घर की जिम्मेदारी लेना होगा, ऐसे सोचता है। हाँ, पापा ने मुझे थोड़े पैसे दिए थे ना, मैं पहले ये देखता हूँ कि कितने पैसे हैं मेरे पास और फिर सोचता हूँ कि उससे कौन सा व्यापार कर सकता हूँ। ऐसे सोचकर वो जाके देखता है कि उसके पास कितने पैसे हैं। अरे, मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए हैं। इनके साथ मैं कौन सा व्यापार शुरू कर सकता हूँ? उन 10 रुपयों के साथ वो बाजार जाता है और वहाँ सारे दुकानों को देखता है। एक दुकान में नींबुओं को बिकते देखता है। मेरे पास के पैसों के साथ नींबू के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं नींबू ही खरीद के बेचूंगा। ऐसे सोच के नींबू के दुकान को जाता है। नींबू कितने के हैं भैया? 1 रुपए का 1 नींबू। ठीक है, मुझे 10 रुपए के नींबू दे दो। ठीक है। और दुकानदार उसे 10 नींबू देता है। नवनीत उन नींबुओं को बेचना शुरू कर देता है। नींबू नींबू, ताजा ताजा नींबू, आखिरी 10 नींबू ले लो जी, ले लो। 1 नींबू का कितना होगा? 2 रुपए का 1 नींबू। इतना दाम क्यों? बगल वाले दुकान में 1 रुपए का 1 नींबू दे रहे हैं ना। बिक नहीं जाने पर ऐसे कम दाम पे ही बेचते हैं भाई साहब। ये सारे तो एकदम ताजा है। ठीक है, तुम्हारे पास के नींबू दे दो। ऐसे नींबू बेच के उससे आए हुए पैसों से वापस और नींबू को खरीदता है और दिन पूरा मेहनत करके कमाए हुए पैसों को लेकर खुशी खुशी घर जाता है। पापा, आप अब से घर की जिम्मेदारी का चिंता ना लें, और उन्हें सब कुछ कहता है। नवनीत, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा। दृढ़ निश्चय से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं।
ऐसे हर रोज नवनीत नींबुओं को खरीद के बेचता था। कुछ दिन बाद कम लोग उसके पास नींबू खरीदने लगे, जिसकी वजह से उसके पास नींबू बचने लगे और इसीलिए वो दुकानदार के पास कम नींबू खरीदता था, ताकि बचे हुए नींबुओं के साथ उन्हें अगले दिन बेच सके। एक दिन ऐसे ही नींबू खरीदने जाता है। एक नींबू का गुच्छा दीजिए भाई साहब। व्यापार की शुरुआत में ज्यादा नींबू खरीदते थे, कुछ दिनों से कम हो गया है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नींबुओं का बिकना शायद कम होते जा रहा है ना? कम से कम कुछ दिनों तो चला पाओगे ना? नवनीत बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। उन्होंने ये पूछा कि क्या मैं कम से कम कुछ दिन व्यापार चला पाऊंगा? मुझे अब उन्हीं के पास से नींबू खरीद के उनके सामने ही व्यापार को आगे बढ़ाना होगा। और ऐसे सोचकर अपने नींबू बेचता है। उस दिन के नींबू बेचकर घर जाते वक्त रास्ते में देखता है कि एक दुकान में बहुत भीड़ है। पास जाके देखने पर पता चलता है कि वो एक जूस का दुकान है। अगर मैं भी इन नींबुओं का रस बना के कम दाम पे बेचूंगा तो मेरे ही पास सब लोग आएंगे खरीदने। उसकी सोच के अनुसार वो अगले दिन से खरीदे हुए नींबुओं में आधे नींबू को रस बनाकर और बाकी नींबुओं को ऐसे ही बेचने लगा। नींबू का सिर्फ 5 रुपए, ले लो भाई साहब, ले लो, ऐसे जोर से चिल्लाता है। बहुत कम दाम पे नींबू का रस बेचने के कारण उसके पास बहुत लोग आकर पीते हैं और नींबू भी सारे उसके पास खत्म हो जाते थे। दुकानदार के पास ज्यादा नींबू को खरीदने लगा और उन सारों को बेच देता था और वैसे ही उसके व्यापार में भी अच्छा लाभ आने लगा। ऐसे उसने अपना खुद का दुकान शुरू किया और उसमें सहायकों को भी काम पे लगाया। एक दिन नींबू के दुकान को जाता है। आपकी दुकान में सारे नींबू खरीदना है मुझे। एक समय था जब तुमने मेरे पास सिर्फ 10 नींबू खरीद के व्यापार शुरू किया था। अब तो तुम्हारा खुद का एक दुकान है। वाह! आपको याद है आपने एक बार मुझसे पूछा अगर मैं कुछ और दिन इस व्यापार को चला पाऊंगा? मुझे उस बात का बहुत बुरा लगा, मगर उसी बात ने मुझे प्रेरित भी किया और नुकसान होने के बावजूद हार नहीं मानकर बहुत मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ। जब कुछ करने का दृढ़ निश्चय होता है तो कुछ भी कर पाओगे बेटा। बहुत लोग तुमसे कहेंगे कि नहीं हो पाएगा, पर उन बातों का बुरा ना मानकर उनको दिखाने की कोशिश करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। मगर बहुत लोग इस बात को नहीं समझते हैं। वो लोगों के कहा का बुरा मानते हैं और निरुत्साहित हो जाते हैं और काम करना भी रोक देते हैं। और ऐसे दुकानदार नवनीत का अभिनंदन करता है। नवनीत के सोच के अनुसार व्यापार के अच्छा चलने पर अपने माँ बाप का बहुत अच्छा ख्याल रखता है। तो इस कहानी का नैतिक क्या है बच्चों? दूसरों के कहे बातों का बुरा ना मानकर अगर दृढ़ निश्चय से फैसला लेकर मेहनत करोगे तो हर हाल में सफलता मिलेगी। विष्णुपुर नामक एक गांव में वीरेश और गृहा नामक 2 अच्छे दोस्त अपने परिवार के साथ रहते थे। दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त होने के नाते उनके दोस्ती के भरोसे पे एक लस्सी का व्यापार शुरू करके उसे चलाते हैं। हर रोज वीरेश और गृहन दोनों साथ में उनके लस्सी के दुकान को जाते थे और आते ही दुकान को साफ करके भगवान की पूजा करके लस्सी बनाना शुरू कर देते थे। इनके लस्सी के तैयारी के लिए हर रोज शाम को लीलावती नामक एक बूढ़ी औरत इन्हें दही देने दुकान आया करती थी। और बेटा, व्यापार कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है दादी। आपकी इतनी उम्र आने के बाद भी इतना काम करने की क्या जरूरत है दादी? मेरी तो सिर्फ उम्र बढ़ रही है बेटा, शरीर का ताकत तो अब भी जवान है। ऐसे ही दही देने आके उनके साथ थोड़ा बातचीत करके हंस के चली जाती थी। गृहन और वीरेश को भी
उनके बारे में अच्छे विचार थे। एक दिन जब लीलावती हर रोज की तरह दुकान को दही देने आई, तो उसने देखा कि वहां वीरेश नहीं था। समय देख के, बेटा ग्रुहन, लगता है वीरेश दुकान में नहीं है। जी दादी, नहीं है। क्यों, क्या बात है? इस वीरेश के साथ काम करके क्या ही कमा लोगे तुम? मैं जब भी देखती हूँ सिर्फ तुम सारे काम करते हो, और वो वीरेश तो सिर्फ तुम्हें लस्सी के मटके देते रहता है। ज्यादा काम करने वाले को ही ज्यादा लाभ मिलना चाहिए। ये बात मैं तुम्हें बहुत दिनों से बताने की सोच रही थी। नहीं दादी, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हो गई है। मुझे तो वीरेश ने ही लस्सी बनाना सिखाया। उसके काम ना करने का सवाल ही नहीं उठता। आप दुकान आते तो हैं, पर 10 मिनट से ज्यादा कभी नहीं रहती है। इसीलिए आप वीरेश के वास्तविकता से अनजान हैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी बेटा। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। चलो अब मैं निकलती हूँ। और जाते वक्त मन ही मन पछताती है कि उसे ये सब ग्रुहन से कहना ही नहीं था। अगले दिन जब दही देने वापस उनके दुकान जाती है, तो ग्रुहन के ना होने का मौका देख वीरेश को भी वही बताती है जो पिछले दिन ग्रुहन को बताया था। ग्रुहन उसकी बातों की विश्वास करता है, मगर नजरअंदाज कर देता है और यही कहता है कि शायद उसने ग्रुहन को सही तरह से नहीं समझा होगा। लेकिन वीरेश लीलावती के बातों से प्रभावित होकर ग्रुहन पे उसके विचार बदल देता है। अब ये दोनों तो अलग दुकान खोलेंगे और मुझे ज्यादा दही बेचने को मिलेगा। वीरेश लीलावती के कहे बातों को जाके अपनी पत्नी को बताता है। आप कुछ मत सोचिए, मेरी बात सुनकर एक और लस्सी का दुकान खोल दीजिए बस। पर ग्रुहन को क्या बोलूं? यही बोलिए कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए ना अलग अलग व्यापार करना बहुत जरूरी है। पत्नी के प्रेरित करने पर वीरेश ग्रुहन को एक नई लस्सी की दुकान खोलने की बात कह देता है और निवेश के पैसे ग्रुहन से वापस ले लेता है। वीरेश के काम में और निर्णय में रुकावट ना बने, इसीलिए ग्रुहन उसे कुछ नहीं कह पाता और वीरेश के दूर होने पर बहुत दुख होता है। ग्रुहन को दुखी होते देख उसकी पत्नी, आपको ऐसे दुखी देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जी। आपको अपने मन को ये कह के संभालना होगा कि वीरेश जी की स्थितियों ने शायद उन्हें ऐसे करने पर मजबूर किया होगा। वही तो मुझसे नहीं हो पा रहा, और ऐसे अशांत मन से आप क्या ही व्यापार चलाएंगे। ठीक है, एक काम कीजिए, हमारे गांव में मेरे चाचा राधे नामक एक लस्सी दुकान चलाते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ बहुत प्रकार के लस्सी बनते हैं। वहाँ जाके आप भी अलग प्रकार के लस्सी बनाना सीखिए। आपका ध्यान इस बात से हटेगा और व्यापार में भी वृद्धि होगा। सही बात है, वही करूँगा। ऐसे ग्रुहन 6 गांव बाद वाले भीष्मा नगर में अपने रिश्तेदार के घर जाता है। अरे बेटा ग्रुहन, कैसे हो तुम? तुम्हारी पत्नी कैसी है और तुम्हारा व्यापार कैसे चल रहा है? सब कुछ ठीक है मामा जी। आपके दुकान के अलग प्रकार के लस्सी आसपास के सारे गांव में बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए मैं भी उसे स्वाद करने आया। हाँ, 12 प्रकार के लस्सी है। तुम्हें जो चाहिए वो पी लो बेटा। चलो चलो जाएंगे। और चाचा जी ग्रुहन को उनके लस्सी का दुकान लेके जाते हैं। वहाँ पे लोगों की भीड़ लगी होती है। टिकट खरीद के लाइन में खड़ा होके इंतजार करने के बाद उन्हें लस्सी मिलती थी। ये सब ग्रुहन को बहुत नया और अलग लगता है। और दुकान के अंदर जाने के बाद वहाँ पे अलग तरह के लस्सी बनते हुए और बनाने का तरीका देख ग्रुहन भी वहाँ के कार्मिक के साथ लस्सी मिलाता है। और ऐसे ही जितने भी दिन उस गांव में रहता है, ग्रुहन
अलग प्रकार के लस्सी बनाना सीख लेता है। वापस गांव आने के बाद ग्रुहन उसके दुकान में अलग तरह के लस्सी बनाना शुरू कर देता है। वो उसके दुकान के सामने लस्सी के रंगीले चित्र बनवाता है ताकि ग्रामीणों को पता चले कि ग्रुहन के दुकान में विभिन्न प्रकार के लस्सी मिलते हैं, और उसके नाम भी लिखवाता है। वहां से गुजरते हुए ग्रामीण उसे देख आश्चर्यचकित होके उसे पढ़ते हैं। इंडियन लस्सी, पंजाबी लस्सी, आम की लस्सी, नमकीला लस्सी, मीठा लस्सी, मलाई लस्सी, केले का लस्सी, मसाला लस्सी, केसर की लस्सी, चॉकलेट लस्सी, गुलाब लस्सी। ऐसे नए नाम और रंगीले चित्र देख गांव वाले भी उन नए तरह के लस्सियों को स्वाद करने आते हैं। ग्रुहन, कुछ विशेष बात है? इतने प्रकार के लस्सी, जरा मसाला लस्सी देना। और ऐसे मसाला लस्सी पी लेता है। अरे वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है ग्रुहन, जरा एक और देना। ऐसे बहुत लोग ग्रुहन के दुकान पे उपलब्ध उन लस्सियों के प्रशंसक बन जाते हैं और ग्रुहन को अच्छा आमदनी भी मिलता है। गांव में लस्सी वाला तो सिर्फ ग्रुहन को ही मानते थे, मगर दूसरी तरफ वीरेश के द्वारा निर्मित लस्सी का दुकान ग्रुहन के अलग तरह के लस्सियों की तुलना में फीकी पड़ गई थी और उसे कोई आमदनी नहीं मिल रहा था। और ऐसे वीरेश को अपने गलती का एहसास होता है और वो वापस ग्रुहन को जाके पूछता है, क्या हम वापस साथ में व्यापार कर सकते हैं? और ग्रुहन बिना कुछ सोचे पूछे खुशी खुशी हाँ कर देता है। उसी समय लीलावती वहाँ दही देने आती है। ये क्या है ग्रुहन, तुम्हारे दुकान में वीरेश है? जिस व्यापार के लिए तुम्हें छोड़ दिया था, इसे तो वहाँ होना चाहिए ना। ये दुकान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि वीरेश का भी है। तुम्हारे बातों से प्रभावित होके मैंने अपने बचपन के दोस्त को दुख पहुंचाया। अगर अगली बार मुझे पता लगा कि तुम ऐसे काम कर रही हो तो तुम्हारी उम्र की भी इज्जत नहीं करूंगा। वीरेश के बातें सुन के लीलावती डर के मारे वहां से चली जाती है और ग्रुहन वीरेश की बातों पे हंसता है। ऐसे वो बिछड़े हुए दोस्त वापस मिल जाते हैं और खुशी से अपना व्यापार चलाते हैं। इस कहानी का नैतिक क्या है बच्चों? दोस्ती में ये जरूरी नहीं होता है कि कितने साल से एक दूसरे को जानते हैं, मगर ये जरूरी होता है कि कितनी गहराई से एक दूसरे को पहचानते हैं और भरोसा करते हैं।